गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी बच्चों को आज हम जिसकी स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स का सेट 6 लेके आए हैं आपके लिए। आपको लगातार पता है कि आपको लगातार करंट अफेयर्स के अपडेटिंग सेट कराए जाते हैं। इससे पहले 5th नंबर सेट रहा था, अब आपका 6 नंबर का सेट होगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपको ध्यान से तैयार करना है, क्योंकि ये सभी सवाल आपके टेस्ट पेपरों के अंदर और आने वाले एग्जाम्स के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट आपको रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम ना खराब करते हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीट रिजर्व फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज अंडर द वुमेन रिजर्वेशन बिल अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट। ये बड़ा चर्चा में रहा था, ये बात पता होगा आपको कि अभी हाल ही में महिला जो आरक्षण विधेयक है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन सीट है उनका परसेंटेज क्या तय किया गया, ये सवाल है आपका। तो इसका परसेंटेज तय किया गया है 33%। आपको याद हो बच्चा, 33% इसका परसेंटेज तय किया गया है। ठीक है, 33%। और ये हमारी नई लोकसभा जो आपको पता है, जो अभी हाल ही में पीएम मोदी साहब ने देश को समर्पित की है, ये इसका इमेज आप देख पाएंगे। मैंने हर एक क्वेश्चंस पे आपको बहुत अच्छे इमेजेस के साथ समझाने की कोशिश की है ताकि आप उसे बहुत अच्छे से देख पाएं। ठीक है, ओके, यहां देखिए ये 33% जो रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगा वो लोकसभा के अंदर और स्टेट असेंबलीज के अंदर मिलेगा। और यह बिल राज्यसभा से पास हो गया है 21 सितंबर। यह बिल राज्यसभा से पास हो गया, यह आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, राज्यसभा से इस बिल को मंजूरी मिल गई है 21 सितंबर। यह बहुत पुराना मामला बच्चा, आपको पता होगा संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का 108 ये अमेंडमेंट बिल है। ठीक है, और ये 2008 का बिल है, आपको याद होगा, जिसपे उस समय कोई खास काम नहीं हो पाया था, बट अब इसको मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कौन सा अमेंडमेंट है ये? 108। 2008 में सेम यही बिल लाया गया था, बट उस समय इसको मंजूरी नहीं मिली थी। तो काफी लंबा समय रहा है इस बिल को पास कराने के पीछे, बट अब ये बिल ऑटोमेटिकली पास अब यहां पर हो गया है। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन वाज द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP लॉन्च इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय रसद नीति कब शुरू की गई थी? मैं एक इमेज दिखा रहा हूं आपको, उस इमेज को देख के आप अनुमान लगा पाओगे हम किस पॉलिसी की बात करेंगे। हम बात करेंगे राष्ट्रीय रसद नीति की। देखिए, द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2021। रसद के बारे में तो आपको इमेजेस बता ही रही कि हम क्या क्या लॉजिस्टिक, हम देखो, हम सामानों का जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें काफी कॉस्टिंग आ रही है। ठीक है भाई, उसे कैसे भी करके कंट्रोल किया जाए ताकि उससे हम बहुत इजीली हम अपने जो किसी चीज को हम किसी का ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो भी चीज जहां भी जाती है, चाहे वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो, उसमें अगर मान लो कंट्रोल कर पाए तो बेसिकली हमें इस चीज का फायदा मिल जाएगा। इसी को ध्यान रखते हुए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी डेवलप की गई है। ओके, तो ये कब शुरू की गई? ये शुरू की बेटा 2022 में ये पॉलिसी स्टार्ट की गई है। 2022 के अंदर 17 सितंबर 2022 में ये पॉलिसी स्टार्ट की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका एम क्या है इस पॉलिसी का? बहुत ही आसानी से वर्ड हम लिख पाएंगे। इसका एम है क्विक लास्ट माइल डिलीवरी एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चैलेंजेस। जो भी हमें ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड जो चैलेंजेस हमें मिलते हैं उनको कैसे भी करके इस पॉलिसी में कंट्रोल किया जाएगा। देखो, मेनली समस्या आती है कॉस्टिंग की। अगर मान लो
ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा कॉस्ट होती है तो उसका असर माल पे पड़ता है ना भाई, वो सामान पे भी उसका असर पड़ता है, उसको कैसे भी करके इजी किया जाए, इसके संदर्भ में ये पॉलिसी लाई गई है। इमेज देख के आपको समझ तो आ ही गया होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट या यूटी रिकॉर्डेड डेथ ड्यू टू निपाह वायरस इन्फेक्शंस, किस राज्य में निपाह वायरस के संक्रमण के कारण मौतें बहुत ज्यादा दर्ज की गई हैं। एक चीज जो आपको भी समझ में आएगा, मैं इमेज दिखाता हूं, ये आपको निपाह वायरस है और किसके थ्रू हो रहा है वो आपको दिख रहा है, बैट्स मतलब चमगादड़ के थ्रू वो निपाह वायरस ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अपनी बॉडी में, तो आप देख पाएंगे, ठीक है। बट अगर मान लो चमगादड़ किसी भी फ्रूट्स को खाता है, तो अगर वो फ्रूट्स को अगर ह्यूमंस के द्वारा यूज किया जाए, या हम ये कह सकते हैं किसी एनिमल्स के द्वारा उसका उपयोग किया जाए, तो बेटा उसके बाद वो जो वायरस है उससे प्रभावित हो सकता है आपका ह्यूमन, और बड़ा खतरनाक वायरस है, लगातार मौतें हो रही हैं। और भारत का कौन सा स्टेट इससे प्रॉब्लम में आप देख पाएंगे, ठीक है। सरकार ने इसे कंट्रोल करने के लिए बड़ी कोशिश की है, बट निपाह अपने आप एक समस्या तो हो ही रहा है। तो मेन रीजन पूछ सकता है, बताओ इसका सोर्स क्या है, तो आप बोल पाएंगे बैट्स के थ्रू ये फैलता है, ठीक है, ध्यान रख के चलना। ओके, तो किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, तो इसका आंसर होगा बेटा केरला। ये केरल के अंदर सबसे ज्यादा मौतें देखी गई हैं निपाह वायरस के थ्रू, ठीक है, तो आंसर होगा केरला। अब ध्यान देना, 2018 से लेकर 2019 के दौरान यह वायरस पहले भी एक्टिव रहा है केरला के अंदर, ठीक है। एर्नाकुलम जो डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहां पे इस वायरस का सबसे पहला केस 2018 और 19 में देखा गया था। बट अगर मैं अब की बात करूं तो यहां पर भी इसमें काफी बड़ी मौतें लगातार देखी जा रही है। और इसमें कौन सा वायरस एक्टिव होता है, तो बच्चा इसमें रहता है जूटोनिक वायरस, इसमें एक्टिव रहता है, ठीक है। ये वायरस है जिससे वो संक्रमण फैल रहा है और उसके थ्रू ज्यादा मात्रा में मौतें हो रही हैं, ठीक है। तो 2018-19 का एक केस है, कोई पहली बार ये वायरस नहीं आया, उससे पहले भी वहां पे एर्नाकुलम में ये केस पहले भी देखा जा चुका है। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ICCR, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित उत्सव का नाम क्या है। आपको बताना है, अभी हाल ही में जो हमारी सांस्कृतिक संबंध परिषद है उसके द्वारा आयोजित उत्सव का क्या नाम है, तो आपको नाम बताना है, उस उत्सव का नाम क्या होगा। तो 4 नंबर पे अगर देखें तो उसका नाम होगा बच्चा वैशाली, ठीक है भाई। इस उत्सव का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, तो वैशाली उत्सव के नाम से फेमस रहेगा ये, ठीक है। इसका इमेज आप देख पाएंगे बच्चा, ये हमारी सांस्कृतिक कल्चर का इमेज आपके सामने रखा है। वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को बिलोंग करेगा। 15 और 16 सितंबर 2023 को स्टार्ट हुआ है, नालंदा यूनिवर्सिटी राजगढ़ बिहार इसको रिप्रेजेंट किया गया है नालंदा के अंदर, ध्यान रखना, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी को डेवलप करना भारतीय सरकार का मेन मकसद है, उसके संबंध में यह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है जो आपके सामने है, ठीक है, वैशाली फेस्टिवल। ओके, तो मेन थीम आ गई कि कब स्टार्ट हुआ है, तो टाइम आपके सामने लिखा है, इमेज देख पाएंगे, 15 to 16 सितंबर 2023। कहां हुआ है, नालंदा यूनिवर्सिटी राजगढ़ बिहार के अंदर, ठीक है भाई, ये ध्यान रख के चलना। और फेस्टिवल का नाम आपको समझ में आ गया है, और क्यों किया गया है, डेमोक्रेसी को डेवलप करने के लिए किया गया है। इमेज आपको सब कुछ बता रही है कि डेमोक्रेसी को बिल्ड करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट सवाल देखो, क्योंकि आप जानते हो बच्चा कि सितंबर 15 इंटरनेशनल
डे ऑफ डेमोक्रेसी को बिलोंग भी करता है। 15 सितंबर आपको ध्यान रखना चलना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी है। यहां देखिए क्वेश्चन फिर देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री टू मार्क प्राइम मिनिस्टर्स बर्थडे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है। यह ध्यान रखे चलना है कि अभी जो प्रधानमंत्री साहब का जो बर्थडे रहा है उसके उपलक्ष्य में सेंटर की जो मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री, उसके द्वारा कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया है वो आपको ध्यान रखकर चलना है। इमेजेस आपको बता पाएंगे कौन सा कैंपेन है, ये आप देख पाएंगे, नाम आपके सामने लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप, आयुष्मान भाव। ठीक है, साफ है कि हेल्थ मिशन है, निरोगी रहा आयुष्मान बाढ़वा यहां पे लिखा हुआ है। तो बेटा यह है कि कैसे हेल्थ को सुखी रखा जाए उसके रिगार्डिंग आयुष्मान भाव प्रोग्राम लॉन्च किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा मोदी साहब के बर्थडे पर। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आंसर हो जाएगा ए, आयुष्मान भाव कैंपेन। ठीक है, आपको याद होगा सितंबर 17 मोदी जी का बर्थडे। ठीक है, और 73rd बर्थडे मनाया था हमने मोदी साहब का, और उसके रिगार्डिंग उत्सव यहां पर लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखकर चलना। ये वही प्रोग्राम है आयुष्मान, आपको पता होगा बेटा, आयुष्मान आपके द्वार जो 3.0 प्रोग्राम है उसी का ही पार्ट है ये आयुष्मान भाव, बस ये हेल्थ स्कीम है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। ओके, इमेज देख के आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट, इंडिया हैंडेड ओवर द G20 प्रेसिडेंसी टू विच कंट्री। किस देश को अभी हमने हाल ही में G20 की प्रेसिडेंसी सौंप दी है, क्योंकि अभी तक देखो दिसंबर से दिसंबर चलेगा ना, ये दिसंबर 2022 में इंडिया को मिली थी, अब दिसंबर 2023 में ये हमारे यहां से चल के किसी और देश के पास जाएगी। किस देश के पास जाएगी आपने ऑप्शन देख लेने हैं, मैं आपको यहां पे इमेज दिखा रहा हूं, आप देख पाएंगे किस देश जा रही है, साफ साफ लिखा हुआ है। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं उनको मोदी साहब ने ये हैंड ओवर की है, गेबल प्रदान किया कि ताकि अब अगला जो होगा ये ब्राजील में होगा, तो ब्राजील को जाएगी। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं हमारे मोदी जी ब्राजील के प्रेसिडेंट को ये गेबल प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ब्राजील। क्या आंसर होगा? ब्राजील को चलना। और ब्राजील का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम लिख लीजिए बेटा, लूला डे सिल्वा, इनको दिए। ठीक है, अब अगली बार ये होगी ब्राजील के अंदर। क्लियर है? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। व्हाट इज L1 स्पेसिफाइड इन द आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी। आदित्य L1 वेधशाला में निर्दिष्ट L1 क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि L1 क्या है। आदित्य L1, आदित्य के नाम से आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बाकी आप इस स्लाइड को देखिए, बताओ कि ये आदित्य L1 क्या हो सकता है। आप देख पा रहे हैं PSLV C57 के द्वारा ये लॉन्चिंग किया गया आदित्य L1 मिशन, और ये सन के लिए जा रहा है। पता ना आप लोगों को, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन होगा भारत का। सूर्य की तलाश के लिए भारत के द्वारा भेजा गया पहला मिशन है ये आदित्य। ठीक है, जो लॉन्चिंग सेंटर दे रखा बेटा यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 2023। यहां पे साफ साफ आपको इसका पूरा स्लॉट मिल रहा है कि इसे कहां से लॉन्च किया गया है, कौन से सैटेलाइट के थ्रू किया गया, आपको पता है। ये PSLV जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है, PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 मिशन है, और किसके लिए है ये? सन के लिए। सारी जानकारी आपको इमेज पर देखने को मिल जाएगी। आप इस इमेज का अच्छे से एक बार देख लीजिए, आपको विजिबल हो रही होगी पूरी जानकारी इस इमेज पर आपको यहां पर दी हुई है। ठीक है, आदित्य L1 मिशन के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ध्यान रख के चलना। तो इसका आंसर क्या करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा फर्स्ट सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। 7 क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। ओके, आपको याद होगा कि भारत का पहले ही इसमें जो पूछा गया है, जो ये
ऑब्जर्वेटरी है, भारत की सेकंड ऑब्जर्वेटरी होगी। भारत की पहली जो ऑब्जर्वेटरी, उसका नाम लिख लीजिए बच्चा, उसका नाम है एस्ट्रोसेट। ठीक है, ये भारत की पहली ऑब्जर्वेटरी है और 2015 में डेवलप की थी भारत ने एस्ट्रोसेट, और ये अब L1। ठीक है, तो ये दूसरा होगा, दूसरी ऑब्जर्वेटरी होगी इंडिया की, पहली एस्ट्रोसेट होगी। और सन मिशन है, आपको पता है श्रीहरिकोटा, ध्यान रखना कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल होगा, PSLV कौन सा होगा, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच स्टेट इंप्लीमेंट द कलगनार मंगलीर उरमाऊ थोगाई स्कीम। देखो नाम थोड़ा टफ है, नाम से लग रहा होगा कि ये साउथ के कोई एरिया में होगा। अब ये स्कीम क्या है, ये स्कीम पे ध्यान देना। यहां पे मैं इमेज दिखा रहा हूं, आपको इमेज देख के समझ में आ गई ये कौन है, आपको देखने को मिल जाएगा। ये कहां के सीएम है, स्टालिन, आपको देखने को मिलेगा। ये तमिलनाडु के सीएम है। ठीक है, तमिलनाडु में ये स्कीम बेसिक इनकम स्कीम फॉर वुमेन्स के लिए है। ये जो स्कीम है वो वुमेन्स के लिए होगी, महिलाओं के लिए। इसमें क्या होगा ये ध्यान रख के चलना है। तो 21 वुमेन अबाउ 21 से लेकर उसकी 2.5 लाख पर एनुअम उसकी इनकम होनी चाहिए। ठीक है भाई, ऑन लेस देन 5 एक्रेस ऑफ वेटलैंड और लेस देन 10 एक्रेस ऑफ ड्राईलैंड, उतना उसके पास लैंड का स्ट्रक्चर होना चाहिए ना भाई, उससे कम। और उसकी फैमिली में एनुअल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कंजप्शन उसके पास कम से कम लेस देन 3600 यूनिट्स के ऊपर उसका एनुअली बिजली का कंजप्शन होना चाहिए, तब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होती है। अच्छा, इसमें मिलता क्या है ध्यान रख के चलना। तो 1000 पर मंथ की ये स्कीम है, 1000 रुपए दिया जाएगा इस स्कीम के थ्रू तमिलनाडु की महिलाओं के लिए। देखी जाए तो ये इनकम सोर्स क्रिएट किया गया है महिलाओं के लिए। तो तमिलनाडु सरकार की बड़ी प्रोसेस वाली स्कीम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लिए फॉर्म ओपन भी हो रखे हैं। फर्स्ट फेज के लिए दे रखा है जुलाई 24 से अगस्त 4, उसके बाद सेकंड फेज अगस्त 5 से अगस्त 16 तक इसमें फॉर्म फिल किए गए थे, ये आपको ध्यान रख के चलना है। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर लगाओगे आप तो क्या करके आओगे आंसर में, तमिलनाडु, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन 9 देखिए। इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 विद विच कंट्री। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया। किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है इंडिया ने, यह आपको ध्यान रख के चलना है। तो इसके आंसर मैं अभी आपको इमेज दिखा रहा हूं, आप देख पाएंगे, दिख रहा है आपको किस देश के साथ किया गया होगा, आपको देखते ही समझ में आ रहा है। कौन दिख रहा है यहां पे आपको, सऊदी अरब। ठीक है, ये सऊदी अरब के प्रिंस आपको दिख रहे हैं, तो उनके साथ, तो सऊदी अरब के साथ हमने ये प्रोसेस को लागू किया है। इमेज देख के आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का आंसर आराम से लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सऊदी अरेबिया। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, मतलब 500, मतलब ये है कि किस देश, ये निवेश जो फोरम होगा 500 कंपनीज, दोनों देशों की 500 कंपनीज में पार्टिसिपेट करेंगी, ये आपको ध्यान रख के चलना है। और ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, मतलब ये हो गया कि भारत के जो कंपनियां हैं वो सऊदी अरब में, और सऊदी अरब की कंपनियां भारत में अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को यूज करेंगी, तो ये निवेश फोरम होगा। इससे डेवलपमेंट तो काफी अच्छा होने वाला है। ओके, अराकू कॉफी विच वॉज वन ऑफ द गिफ्ट प्रेजेंटेड टू लीडर्स एट G20 समिट इज फ्रॉम विच स्टेट। जो G20 मीटिंग हुई थी अभी दिल्ली में, आपको सबको पता होगा, उसमें जो G20 के जो हेड आए थे उनको हमने गिफ्ट में कुछ चीजें दी हैं, उसमें एक अराकू कॉफी भी है। तो जो प्रस्तुत किए गए उपहारों में से एक थी, किस राज्य से ये अराकू कॉफी का संबंध होगा, आपको उस राज्य का नाम पता करना है कि किस राज्य से ये रिलेट करती है। तो अगर आप देख पाए ऑप्शन में आपके सामने यहां पे इमेज रखना हूं, तो बेटा ये सभी सामान जो है वो दिए गए हैं। इसमें
अलग अलग आइटम्स हैं, इसमें पश्मीना शॉल वगैरह भी हैं, कुछ हमारे आर्किटेक्चर्स के रिगार्डिंग कुछ और पेंटिंग्स वगैरह भी हैं, ठीक है। और ये वो गिफ्ट रखने का पूरा बॉक्स था, इसमें सभी चीज रखी गई थी। G20 समिट के अकॉर्डिंग जो लोग हमारे यहाँ पे आए थे उनको हमने ये सारे गिफ्ट दिए हैं पीएम मोदी के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये अराकू कॉफी का संबंध बेटा रिलेट करता है आंध्र प्रदेश से। अराकू कॉफी बिलोंग करती है आंध्रा से, ये ध्यान रखना। तो ये G20 के जो हेड्स हैं उनको दिया गया एक गिफ्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वरुणा इज द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द नेवीज ऑफ विच कंट्री। वरुणा किन देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। आपको यह ध्यान रखना है कि जो वरुणा है वो किन देशों की नेवीज के बीच चलने वाली कंबाइंड एक्सरसाइज है, यह आपको पता होना चाहिए। ओके, मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं, आप इमेज देख के इसका आंसर लगा पाएंगे। ये देखो, वरुणा 2023 किन देशों के साथ हो रही है? नेवल एक्सरसाइज वरुणा बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एक्सरसाइज ही है आपकी वरुणा। अब आराम से देख पाएंगे, नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रही है। तो क्या करके आओगे आंसर में? इंडिया और फ्रांस इसका राइट आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का। अब ध्यान देना 21st एडिशन है, ठीक है, 21st एडिशन होगा इंडिया और फ्रांस के बीच में, और 16 से और 20 जनवरी 2013 को ये एक्सरसाइज की गई थी, ठीक है। और ये की गई है वेस्टर्न सी बोर्ड, हमारा जो पश्चिमी घाट वाला पार्ट है वहां पे, ठीक है, वेस्टर्न सी बोर्ड पे की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। 21st एडिशन था इसका, 16 से 20 जनवरी 2023 को ये की गई है, और वेस्टर्न सी बोर्ड पे की गई, पश्चिमी समुद्र तटीय वाला जो क्षेत्र है वहां पर की गई है, ये ध्यान रख के चलना, ठीक है। 1993 में इसे स्टार्ट किया गया था, ये पता होना चाहिए, और 2001 में इसका नाम पड़ा वरुणा, ठीक है। 2001 में इसका नाम वरुणा रखा गया था, और 1993 में इसको स्टार्ट किया गया था, इस नेवल एक्सरसाइज को। क्लियर हो गया? अच्छे से तैयार करना बच्चा, सवाल बहुत ही पॉपुलर है। जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज होंगी उनको थोड़ा ध्यान से देख के चलना, क्योंकि वो एग्जाम में जरूर आ सकती हैं। नेक्स्ट, ये तो आपने इमेज देख ली। इमेज से फायदा ये होता है कि आपको वो चीजें मेमोरी में चली जाती हैं, आपको ये कंफर्म हो जाता है कि अगर मैंने ये पढ़ा है तो मुझे आइडिया होगा कि ये क्या है और किस देश के बीच में हुई है, थोड़ा सा इसके बारे में जनरली आपको आइडिया हो जाता है। नेक्स्ट, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट। कौन सा शहर किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का मेजबान है? तो कौन सा शहर है जो किसानों के अधिकारों के लिए पहली बार, वैश्विक मत होता है वर्ल्ड वाइड, एक मीटिंग आयोजित कर रहा है? कौन सा शहर होगा? आपको ध्यान रख के चलना है। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, इसका इमेज आप यहां देख पाएंगे। ग्लोबल जो फार्मर्स के राइट्स के लिए जो मीटिंग हो रही है, ये 12 से लेकर 15 सितंबर 2023 को हुई है, और ये कहां पे हुई है बेटा? कौन सा शहर होगा? न्यू दिल्ली। ये हमारे राष्ट्रपति साहब हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, और इसको होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इमेज में देख के आप देख सकते हो। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन से डिपार्टमेंट, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुई? तो मिनिस्ट्री का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर। कहां हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। कब हुई है? 12 से 15 सितंबर 2023 को, और फार्मर्स के राइट्स के लिए हुई है, ध्यान रख के चलना, ठीक है। तो आंसर क्या लगाओगे इसमें? आंसर नई दिल्ली, इसका आप राइट आंसर लगाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का बेसिक पॉइंट आपको इमेज में देखने को मिल जाएगा, आप इमेजेस को भी ध्यान से देख के चलें। नोट डाउन करना है तो आप इमेजेस से नोट डाउन कर सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट नोट डाउन करने हैं? एक तो डेट याद कर लेना,
एक किस मिनिस्ट्री के द्वारा हुई ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई, और कहां पे हुई है ये आपको कंफर्म होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, Which Indian tennis player won the Runners Trophy in the US Open double finals? किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन युगल फाइनल में उपविजेता ट्रॉफी जीती? तो ये आप इमेज देख के पहचान पाओगे कौन था जिसने यूएस ओपन में जो डबल्स में रनर अप रहा है, ये आपको पता चलना चाहिए कि कौन रहा जिसने रनर की ट्रॉफी जीती है। इमेज आप देख पाएंगे बच्चा, आप पहचान लो कि किसको मिली है। ये तो विनर्स हो गए और ये हैं आपके रनर्स। इनके बारे में जानते हो, ये पता है कौन है? इमेज देख के समझ में आ रहा होगा आपको कौन होगा, रोहन बोपन्ना, ठीक है भाई। ये आपको इमेज देख के समझ में आ गया होगा कि किसको ये अवार्ड मिला है। ये कौन है, ये कौन है, थोड़ा आइडिया चाहिए, इनके नाम में बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो आंसर होगा रोहन बोपन्ना, ठीक है, ओके। तो जोड़ी कौन कौन सी खेली थी? रोहन बोपन्ना, इनके साथ जो इनके जोड़ीदार थे उनका नाम है मैथ्यू एबडन, ठीक है। ये तो साथ साथ थे। और किसने ये इस बार का यूएस ओपन का खिताब जीता है उनका नाम भी लिख के चलिए। ये खिताब जीता है राजीव राम एंड जो सेलिसबरी, ठीक है। ये सर विजेता है, ठीक है भाई, ये विनर है। इन्होंने अवार्ड जीता है, राजेश राम और जो सेलिसबर्न ब्यूरो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और रोहन बोपन्ना रनर अप रहा। चलिए ओके, ये मैंने आपको सबके नाम बता दिए, किस जीता है कौन हारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप हो रहा है। इस बार G20 में इस बात की घोषणा भी हुई थी। वॉज फॉर्म अलोंग द साइडलाइंस ऑफ विच समिट? भारत, मध्य पूर्व और यूरोप आर्थिक गलियारा किस शिखर सम्मेलन के मौके पर बनाया गया था? तो आंसर G20 होगा, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि अनाउंसमेंट भारत का मध्य पूर्व होते हुए यूरोप तक हम इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे बच्चा, ठीक है। तो इसका मैंने एक मैप बनाया, आप देख पाएंगे आराम से। हम इंडिया से, मान लो हम अपने इंडिया से चलते हैं तो मिडिल ईस्ट, ये आपका मिडिल ईस्ट है, यहां से क्रॉस करते हुए हम कहां पहुंचेंगे? यूरोप पहुंचेंगे, ठीक है भाई। IMEC इसका शॉर्ट नाम रहेगा। ट्रेड रूट इज हिस्टोरिक, ये एक अभियान होगा बेटा, बहुत बड़ा जबरदस्त फायदा भारत को मिलने वाला। आप देख पाएंगे कि भारत का सामान मिडिल ईस्ट, पहले हम पाकिस्तान के रूट को कवर करते थे, अब वो ऐसा नहीं होगा, अब हम मिडिल ईस्ट को कवर करेंगे, ठीक है भाई। और इसमें हम ईरान, इराक, सऊदी अरब का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यूरोप तक का हमारा रूट जाएगा। बहुत बड़ा फायदा इकोनॉमिकली इसमें हमें मिलने वाला है। आप मैप पे देख के आराम से इसको देख सकते हैं और रूट को पहचान सकते हैं, ओके। तो अब हम सऊदी और जॉर्डन होते हुए यूरोप जाएंगे, ये ध्यान रख के चलना। सऊदी और जॉर्डन होते, पाकिस्तान वाले रूट से हमारा संपर्क यहां पे अब नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट, पहले हम उसका आंसर लगा लेते हैं। तो G20 हो गया इसका आंसर में, ठीक है। इमेज आपने देख ही ली है। विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली एडमिटेड एज द परमानेंट मेंबर ऑफ G20? हाल ही में किस देश को G20 का परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल किया गया है? बड़ा ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। वैसे आप सब जानते हो किसको शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर होगा अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया है। बाकी आपके लिए मैंने इमेज भी देखी, आप देखो अफ्रीकन यूनियन के जो हेड हैं वो यहां पर हमारे राष्ट्रपति, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको गले लगा रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन बिकम्स परमानेंट मेंबर ऑफ G20। भारत की उपलब्धियों में एक और सबसे बड़ी खासियत, हमने अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया है। यह आपको बात ध्यान रखनी है। अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने का पीछे का मकसद है, अफ्रीकन यूनियन 50 जो नेशंस हैं उनका ग्रुप है।
50 नेशंस को बिलोंग करेगा, ठीक है भाई। और इससे फायदा ये होगा कि ये G20 के लिए एक लॉन्गेस्ट प्रोसेस साबित हो सकता है, क्योंकि देखो इकोनॉमिकली G20 दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है। अगर हम अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल करेंगे तो 50 देश और हमारे साथ इसमें शामिल होंगे, तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस G20 में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसे शामिल किया गया, सब इसमें इकोनॉमिक फायदे ज्यादा रहेंगे, ये आपको ध्यान रख के चलना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेयर विल द इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? इंडो पैसिफिक सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? इंडो पैसिफिक सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहां होगा? आपको जगह बतानी है कि किस जगह पर यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप प्लेस को देख के एक बार देख लीजिए इमेज में। ये इंडो पैसिफिक जो कंट्रीज हैं उनके आर्मी चीफ्स यहां पे मिल रहे हैं, ठीक है। ये जो मीटिंग हो रही है ये नई दिल्ली में हो रही है, ठीक है भाई। कहां पे हो रही है? नई दिल्ली में हो रही है। तो राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली, जहां इंडो पैसिफिक आर्मीज के चीफ मिलने वाले हैं, ठीक है। 25 से लेकर 27 सितंबर को ये मीटिंग हो रही है, ध्यान रखना। और ये 13 इंडो पैसिफिक मीटिंग है, ठीक है। 13th एडिशन की ये होगा, ये 13 इंडो पैसिफिक मीटिंग रहेगी, ये आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। और इसमें इंडियन आर्मी की साइड से देखी जाए तो इंडियन आर्मी की साइड से जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो हमारे स्टाफ जनरल हैं, नाम है मनोज पांडे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। मनोज पांडे, ये आपको ध्यान रख के चलना है। बाकी बेटा ये बहुत बड़ा ग्रुप है अपने आप में। आर्मीज की या मीटिंग होती है, एक दूसरे की सेनाओं के बारे में या एक दूसरे के जो इवेंट्स होते हैं या कार्यक्रम जो होते हैं या कुछ उपलब्धियां जो होती हैं इन मीटिंगों के माध्यम से सामने आती हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड देखी जाए तो काफी बड़ा सम्मेलन है भारत में जो नई दिल्ली में होने वाला है, ठीक है। इंडो पैसिफिक, ध्यान रख के चलना। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच इंडियन साइट 41 साइट है ये, हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट? हाल ही में किस भारतीय स्थल 41 को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है? वैसे हमारे यहां पे ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें टोटल मतलब 42 हो गई हैं, बट ये 41 साइट है। तो ये कौन सी साइट है? आप इमेज में देख के पहचान सकते हो, शांति निकेतन जो आपके सामने यहां दिखा हुआ है, ठीक है भाई। शांति निकेतन भारत का 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा, इंडिया का शांति निकेतन। और 42 कौन सा होगा ये बता रहा हूं मैं भी आपको, तो लेटेस्ट अपडेट है। तो इसका राइट आंसर हो गया शांति निकेतन, ठीक है भाई। 41 साइट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। और इंडिया का जो 42 साइट है, 42nd जो भारत की साइट है वो ध्यान रख के चलना, वो है होयसाल टेम्पल, होयसाल टेम्पल जो कि कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। ये 42nd साइट है भारत की, लेटेस्ट अपडेट भी ध्यान रख के चलना, ठीक है। शांति निकेतन आपको बारे में पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध है शांति निकेतन के साथ, ठीक है। बट शांति निकेतन को बिल्ड किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिता हैं देवेंद्रनाथ टैगोर ने उन्होंने इसे एक आश्रम के रूप में बिल्ड किया था, ठीक है। बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने वहां पे विश्व भारती को डेवलप किया, जो आज एक बड़ी फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में अभी आपको पता है फेमस है, ठीक है। तो इसका संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ भी है और देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ भी है, ठीक है। तो शांति निकेतन को यूनेस्को का 41 साइट घोषित किया गया। नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं अच्छे से, ये शांति निकेतन की इमेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यशोभूमि
इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर वॉज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? यूटी। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस पे आप एक बार इमेज देख लीजिए, ये है यशोभूमि। और ध्यान देना, यशोभूमि जो है अब G20 जैसे आयोजन इसमें बहुत इजीली किए जाएंगे, क्योंकि प्रगति मैदान से दुगना होगा ये साइज में, ठीक है। एशिया लार्जेस्ट कन्वेक्शन सेंटर होगा ये। और इसकी खासियत तो पता ही आप लोगों को कि G20 जो अभी प्रगति मैदान में हमने भारत मंडपम बनाया था, उसमें हमारा G20 का इवेंट हुआ था। अब इसमें आने वाले टाइम में ये और बड़े बड़े इवेंट इसमें किए जा सकते हैं। ये नई दिल्ली में, ठीक है। कहां पर होगा ये? नई दिल्ली में। आंसर क्या करोगे इसका? दिल्ली इसका राइट आंसर करिए। बड़ा पॉपुलर सवाल रहेगा, यशोभूमि आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ओके, ये दुनिया का सबसे बड़ा MIC होगा, ठीक है भाई। दुनिया का सबसे बड़ा MIC होगा। MI का मतलब होगा, M का मतलब मीटिंग्स, I का मतलब होता है यहां पे इनिशिएटिव, ठीक है भाई। C का मतलब होता है यहां पे कॉन्फ्रेंस, और E का मतलब होता है यहां पे एग्जीबिशन, ठीक है। तो ये सब आपको जानना है, ये MICE होगा दुनिया का सबसे बड़ा। यहां मीटिंग्स भी होगी, एग्जीबिशंस भी लगा सकते हैं, ये सब कुछ इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी इस यशोभूमि के लिए। नेक्स्ट इमेज में आपको दिख ही रहा है, बड़ा प्यारा सा इमेज बना हुआ है ना। ये कितना बढ़िया डेवलप किया है भारत सरकार। ये भारत सरकार की बेटा उपलब्धियों में एक और आप लगा सकते हो, भारत सरकार लगातार उपलब्धियां अर्जित करती जा रही है, और एक और नई उपलब्धि आपके सामने। नेक्स्ट, क्रिकेट का एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम जीता? कोई डाउट नहीं है, इमेज देख के तुरंत समझ आओ कौन है ये तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं, ठीक है। भारत के खिलाड़ी जिस प्रसन्न मुद्रा में आपको दिख रहे हैं, हमने एशिया कप जीत लिया है। किसको हराया है? श्रीलंका को हराया है। आपको पता है 10 विकेट से हमने हराया है श्रीलंका को। तो आंसर हो गया इंडिया। बहुत ही आसान सवाल, एशिया कप, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये ध्यान रख के चलना। नेक्स्ट, ओके, हो सकता है कि एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊं कि अभी हाल ही में किस देश ने ICC वनडे वर्ल्ड कप को जीत लिया है। तो ये इमेज आपको फिर से देखने को मिल सकती है, उम्मीद करिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है हमारे सामने कि हु हैज बिकम द इंडियन बॉलर हु हैज टेकन द मोस्ट विकेट इन द एशिया कप? एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इमेज देख के समझ में आ रहा होगा, पहचान तो गए होंगे आप। आंसर हो गया रविंद्र जडेजा, ठीक है, ये बने हैं। तो इन्होंने 24 विकेट्स ले लिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले रिकॉर्ड 21 पे था, जो कि इरफान पठान के नाम पे था, ठीक है। 22 होगा, सॉरी सर, इरफान पठान के नाम पे होगा, ठीक है। इरफान पठान के 22 विकेट होंगे, और अब ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है रविंद्र जडेजा 24 विकेट के साथ एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कितने विकेट टेकर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ओके, इन विच स्टेट हैज अ नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम बीन स्टार्टेड? नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? आपको ध्यान, नमो नाम से 11 कीवर्ड्स हैं, और नमो 11 प्रोग्राम के रूप में लॉन्च किया गया। ये अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब के बर्थडे के टाइम पे शुरू किया है। किस स्टेट थ्रू शुरू किया गया है? तो किसने किया है? आंसर होगा महाराष्ट्र होगा। बाकी इमेज में आप देख पाएंगे, ये है महाराष्ट्र के अंदर इसको स्टार्ट किया गया नमो 11 प्रोग्राम के रूप में। इसमें महिला एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, वुमेन्स एम्पावरमेंट पे रहेगा, ठीक है। इसके अंदर एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाएगा, सर्वेंट पे, लेबर से फोकस किया जाएगा, मतलब बहुत सारे पॉइंट होंगे। नमो के नाम से उनको स्टार्ट किया जाएगा, ये ध्यान रख के चलना। नेक्स्ट, which aircraft manufacturers has start delivery of C-295 transport aircraft to the Indian Air Force?
किस विमान निर्माता ने भारतीय वायुसेना को C295 परिवहन विमान की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो किसने शुरू की है, इसका इमेज आप देख पाएंगे। टाटा और एयरबस का ये जॉइंट वेंचर होगा। C295 एयरक्राफ्ट भारत को मिल रहे हैं IAF इंडियन एयरफोर्स के रिगार्डिंग टू स्टार्ट इंडक्टिंग C25 फ्रॉम 2023। ठीक है, 2023 में हम कितने विमान खरीद रहे हैं और इसमें भारत की साइड से टाटा कंपनी काम कर रही है और इधर एयरबस आएगा, आंसर होगा एयरबस। ठीक है, तो कितने होंगे ये? टोटल 56 एयरक्राफ्ट हैं, ध्यान रखकर चलना, जिसमें से 16 जो हैं, 16 जो हैं उनको डेवलप करेगा स्पेन, ये ध्यान रखकर चलना। ठीक है, और बाकी बचे 40 उनको डेवलप किया जाएगा वडोदरा गुजरात के अंदर टाटा के द्वारा। ठीक है, इसे कवर करेगा टाटा की कंपनी रहेगी, इसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, शॉर्ट में TASL बोल सकता हूं, TASL करेगा। ठीक है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड करेगा 40 को। ठीक है, तो 16 स्पिन करेगा, इसमें से एक हमारे पास आ चुका है डेवलप होके। ठीक है, नेक्स्ट, अब देख ही पा रहे हैं, बड़ा अच्छा इमेज आपको सामने यहां पे है, कितना बढ़िया विमान हम यहां पे ले रहे हैं। ठीक है, Which Indian shooter won gold in the women's 10-meter air rifle event at the ISSF World Cup 2023 in Rio de Janeiro, Brazil? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने गोल्ड मेडल जीता है, ये ध्यान रखना। इमेज देख के भी आप पहचान सकते हो, कई बार कई सवाल इमेजेस के थ्रू भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये देखो, इमेज से देख के आपको समझ में आ रहा है कौन भारतीय खिलाड़ी है ये? कोई बात नहीं, आपने इमेज देख ली है, अब इसका राइट आंसर देखिए। इसका राइट आंसर होगा बच्चा एला विनेल वलारिवान। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा, एला विनेल वलारिवान जीता है। ठीक है, और ये भारत का इंडिया फर्स्ट मेडल रहेगा भारत के रियो डी जेनेरो में ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, और देखो एक्चुअल में इस प्रतियोगिता में हमने ये पहला खिताब जीता है, ध्यान रखना। और इस निशानेबाजी में देखी जाए इनकी खुद की प्रतियोगिता में तो इनके हिसाब से सेकंड है। ठीक है, क्योंकि ये पहले भी रियो 2019 में भी ये गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, ये आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट, और इस इवेंट में भारत का पहला गोल्ड मेडल भी है। इस जो इवेंट हुआ है इसमें भारत का फर्स्ट गोल्ड मेडल भी है। और इनके हिसाब से जो खिलाड़ी है आपकी 11 इनका ये सेकंड नंबर का इंडिविजुअल इनका अवार्ड है, ये ध्यान रख के चलना। Which ministry is associated with OIML, International Organization of Legal Metrology Certificates? कौन सा मंत्रालय OIML, International Organization of Legal Metrology Certificates से जुड़ा है? तो कौन सा मंत्रालय जुड़ा है? आप इसका इमेज देख पाएंगे बेटा, OIML का ये लोगो भी है। ठीक है, तो इससे क्या समझ रहा है आपको? इंडिया बिकम्स 13 कंट्री दैट कैन इश्यू इंटरनेशनली एक्सेप्टेड OIML सर्टिफिकेट। भारत 13वां देश हो गया है जिसने OIML जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सर्टिफिकेट होगा उसको अडॉप्ट किया है। तो 13 नंबर कंट्री होगा भारत। तो कौन सा मंत्रालय करेगा, ध्यान रख के चलना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्रालय। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है आपको ध्यान रखना है कि वेट और सेलिंग, जो वेट होता है ना, मापक, ध्यान रखना कि जितने भी वेटेड होंगे, जितने भी आप कोई सामान जितने भी वेट में आप रखते हैं उसका एक पैमाना फिक्स इसमें किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि वेट और मेजरमेंट के लिए इस पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, ओके। आप अपने सामान को वर्ल्ड में चाहे कहीं बेचो, उसका वेट और उसका मेजरमेंट सेम रहेगा। नेक्स्ट,
वेयर वॉज द 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस WSC हेल्ड? विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? तो यह कहां किया गया था? आंसर होगा नवी मुंबई में किया गया था। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण है जो नवी मुंबई में हुआ है। ठीक है, इसका इमेज दिखा रहा हूं मैं आपको, आप देख पाएंगे। विजन 2023 तक का विजन रखा गया है स्पाइस के रिगार्डिंग। सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और इनोवेशंस, कोलैबोरेशंस, एक्सीलेंस, सेफ्टी, ये सब थीम तय की गई है। ठीक है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 ये कहां हुआ है? तो नवी मुंबई में हुआ है, ये ध्यान रख के चलना। और ये इसकी थीम है ये। ठीक है, तो इस पर ये काम करेगा। नई मुंबई में हुआ है, ध्यान रख के चलना बेटा। ओके, जगह पड़ती है वाशी। नई मुंबई में जगह है वाशी, वहां पर एक किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द इनॉग्रल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फॉर आसियान मेंबर कंट्रीज इन द साउथ? ये है आपका नाटुना बोलते हैं इसको, नाटुना सी, साउथ नाटुना सी। ठीक है, किस देश ने दक्षिणी नातुना सागर में आसियान सदस्य देशों के लिए उद्घाटन संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी की? तो किस देश ने की है, ध्यान रखकर चलना। तो इसका राइट आंसर होगा 26 क्वेश्चन का इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ने की है अभी हाल ही में दक्षिण नातुन सागर में आसियान सदस्य देशों के उद्घाटन की मेजबानी। आसियान पे हम बात पहले भी कर चुके हैं, ये आप इसका इमेज देख पाएंगे बेटा, इंडोनेशिया ने इसको किया है। ठीक है, और साउथ आसियान ग्रुप तो आपको पता होगा ना, इसमें इंडोनेशिया भी आता है आपका, ब्रुनेई भी आता है, मलेशिया भी आता है आपका, सिंगापुर भी आता है और वियतनाम भी। इस सभी देश इसमें पार्टिसिपेट, मतलब आसियान ग्रुप के जो 10 कंट्रीज हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, ओके, अब ये क्यों किया गया है? इसका करने का मकसद है चाइना, साउथ चाइना सी में चाइना अपना कंट्रोल लगातार बढ़ा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये मीटिंग हुई है, ये ध्यान रख के चलना। तो बस ये ध्यान रखना कि चीन में, मतलब चीन की गतिविधियों को रोकने के लिए चाइना काफी ज्यादा दिक्कत खड़ी कर रहा है साउथ चाइना सी में, उसको कंट्रोल करने के लिए मीटिंग हुई है। चलो, इमेज आपके सामने बनी हुई है, आप देख पाएंगे। ठीक है, और इनकी लोकेशन देखो ना, ये सब साउथ चाइना सी के आसपास लग रहा है। वियतनाम एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट बन रहा है। ठीक है, इंडोनेशिया को भी दिक्कत आ रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी के बाद उसका नया नाम क्या है? What is the new name of the railway station in Udhampur, Jammu and Kashmir, following the approval of its renaming? क्या नया नाम रखा गया है? तो इमेज देखिए बच्चा, नया नाम है शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अभी आपको पता होगा ये जो कप्तान तुषार महाजन जी थे, इनकी डेथ हो गई थी। एक्चुअल में ये वीर गति को प्राप्त हुए, और ये घटना कब घटी? जब 2016, ये समय था 2016 का, ठीक है, पुलवामा आतंकवादी हमला जो हुआ था, पुलवामा, ठीक है भाई, पुलवामा आतंकवादी हमले में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, 2016 के अंदर 9 पैरा स्पेशल टास्क फोर्स का ये कैप्टन थे, तो उनके नाम पर अब नाम चेंज करने की बात की गई, तो आंसर होगा ए। ठीक है, इनका संबंध उधमपुर शहर से ही है, तो इसीलिए उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपके सामने है, इनका फोटो भी आप देख पाएंगे। गुजरात के तट पर खंबात की खाड़ी में एकत्र किए गए अवसाद के नमूनों में से कौन सी दुर्लभ धातु पाई गई है? Which rare metal has been found in sediment samples collected from the Gulf of Khambat of the coast of Gujarat? कौन सी दुर्लभ धातु पाई गई है? तो आंसर करना है अपन को। इसका राइट आंसर होगा
वेरेनम ये पाई गई बेटा, ये दुर्लभ धातु है, ये आप देख पाएंगे, इसका इमेज भी आपके सामने है। इंडिया हिट द जैकपॉट विद द रेयर मेटल वेनाडम फाउंड ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात। इसका यूज क्या होगा? इसका यूज ये माना जा रहा है कि इसका बेटा यूज होता है इलेक्ट्रिकल बैटरी, मतलब ईवी, जो आज के बाद डेवलप हो, देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिकल कार, इलेक्ट्रिकल बाइक्स, ये सब हो रहे हैं। तो ईवी में ये बहुत ही काम का होने वाला है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के रिगार्डिंग जो इलेक्ट्रिकल जो बैटरी बनती हैं उनमें इस धातु का यूज किया जाएगा, ऐसा आने वाले टाइम में हो सकता है, तो इसलिए बहुत ही काम का रहेगा। ठीक है। Where was the G77 plus China summit held in September 2023? सितंबर 2023 में G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? तो आंसर होगा क्यूबा। यह किया गया है क्यूबा में। इसमें वर्ल्ड के टॉप 77 डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, प्लस चाइना को भी रखा गया, क्योंकि चाइना, आपको पता होना चाहिए, चाइना G77 का डायरेक्ट मेंबर नहीं है, इसलिए उसको बाहर रखा गया है, बट वो इस मीटिंग में आता है। ठीक है, तो ये क्यूबा में होगा। ये आप इमेज देख पाएंगे G77 के बारे में। ठीक है, कहां होने वाली है? ये क्यूबा में। ये इसका लोगो भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। तो क्यूबा की कैपिटल है हवाना, वहां ये होगी। ठीक है, कब होगी? 15 से और 16 सितंबर को। द कैपिटल ऑफ क्यूबा हवाना में होने वाली है। ठीक है, अच्छा, ये डेवलप कब हुआ था? G77 मतलब 1964 में इसको बिल्ड किया गया था G77 को। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप होगा, ये ध्यान रखकर चलना है, डेवलप्ड कंट्रीज का। ओके, लास्ट सवाल आप देख पाएंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड अलोंग द वेस्ट कोस्ट? पश्चिमी तट पर भारतीय तट रक्षक द्वारा आयोजित तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या है? ये आपको ध्यान रख के चलना है। इसका इमेज देखिए आप एक बार, इमेज से लग रहा है सजग, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कोस्टल जो सिक्योरिटी फोर्स है उसके रिगार्डिंग ये अभियान स्टार्ट किया गया सजग के नाम से। ठीक है, तो आंसर होगा ऑपरेशन सजग, इसका आंसर सी होगा। और ये 18 सितंबर 2023 को स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसका मेन काम होगा कोस्टल सिक्योरिटीज के लिए काम करना, तो कोस्टल सिक्योरिटीज को सुरक्षित करने के लिए ये ड्रिल किया गया है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। चलिए बच्चा, इसी के साथ आपका ये आज का करंट अफेयर्स का जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और इमेजेस का इस्तेमाल इसलिए किया गया था ताकि आप बहुत आराम से, बहुत इजीली इन सवालों को माइंड में फिट कर सके कि हमने इमेज देखी है और हमें पता है उसका मतलब, हम इजीली समझ पाएंगे। कई बार इमेज देखने से कई चीजें आपको जनरली याद हो जाती हैं। ठीक है, गुड लक बच्चों, बाय। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.